हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं जो बहुत अलग ढंग से अपनी बात कहते हैं। हाल में ही मैंने उन्हें सुना था और गांधी के भी वो बड़े अध्येता हैं, डॉक्टर सुधीर चंद्रा। वो बहुत सारे विषयों पर बहुत अधिकार के साथ बोल सकते हैं। उनकी और भी बहुत सारे योगदान हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें और आप खुद देखें कि कितने प्रांजल ढंग से और कितने रोचक दिलचस्प ढंग से डॉक्टर सुधीर चंद्रा अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर चंद्रा को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी बात कहें। एक बार तालियां उनके लिए बहुत ज़ोर से बजें। मित्रों, हर आयोजक का ये कर्तव्य होता है कि जिसको आमंत्रित किया है उसकी प्रशंसा करें। मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि उनको बहुत गंभीरता से न लीजिएगा। मैं कम से कम 2 ऐसे संदर्भों का विस्तार से आपके सामने वर्णन करना चाहूँगा, और इसलिए विस्तार से वर्णन करना चाहूँगा कि विरासत के विषय से उन दोनों मतभेदों का बड़ा महत्व है। एक विरासत तो ये है कि टैगोर के क्या विचार थे, टैगोर की क्या विश्व दृष्टि थी। टैगोर जब राष्ट्रवाद के विरोध में बोलते हैं तो उनका क्या इरादा है, और राष्ट्रवाद के विरोध में बोलते समय एक भारतीय होने के नाते, दास भारतीय होने के नाते वो किस तरह से राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन एक और भी विरासत होती है। वो विरासत विचारों की, विश्व दृष्टि की, आपके आधारभूत मूल्यों की तो होती ही है, उसके अलावा आपके व्यवहार की विरासत भी होती है। जब आप में मूल्यों के स्तर पर, विचारों के स्तर पर सहमति हो और उस सहमति के बावजूद कुछ ऐसा समय आ जाए या ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप अचानक उससे असहमत हो जाएं, जिसके साथ आप न केवल सहमत थे बल्कि उसके प्रति आप अपार सम्मान और श्रद्धा से भरे हुए थे। ये मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं, कि ऐसे लोग जो वास्तव में बड़े लोग हैं, ऐसे बड़े लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं। संभव है कि मैं खुद ही थोड़ा गलत हूँ, और ये आप खुद ही तय करेंगे कि मैं गलत हूँ या नहीं गलत हूँ, कि मैं जिसमें चूक देख रहा हूँ, जहाँ चूक देख रहा हूँ वहाँ वास्तव में चूक न हुई हो। लेकिन अगर टैगोर जैसे महान व्यक्ति भी चूकने लगें तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर टैगोर चूक गए और न समझ पाए कि वो चूके हैं तो हमारी क्या बिसात है। हमें तो और आत्मसजग होना पड़ेगा तब जबकि हम किसी के साथ असहमत हो रहे हों। तो मैं जिन 2 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, उससे पहले ये ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह से गांधी के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है, उसी तरह से टैगोर के प्रति भी मेरी अपार श्रद्धा है।
मैं पेशे से इतिहासकार हूँ और मेरे लिए इतिहास लेखन की दृष्टि से भी टैगोर एक आदर्श पुरुष हैं। मेरा मानना ये है कि आधुनिक भारतीय समाज का, या कहिए कि औपनिवेशिक कालीन, विशेष रूप से औपनिवेशिक कालीन और एक तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास का जैसा बारीक और सजीव चित्रण गोरा में हुआ है, वैसा आज तक कोई इतिहासकार नहीं कर पाया है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि गोरा उपन्यास है। हम लोग इतिहास लिखते हैं, टैगोर उपन्यास लिखते हैं, और क्या किस तरह से वो आधुनिक भारतीय समाज की समस्याओं का सामना करते हैं और क्या समाधान पेश करते हैं, वो पढ़ने लायक चीज़ है। चिंतन उस पर करना चाहिए। आक्रामक पुनरुत्थानवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद आज जिस तरह से हमको डसे हुए है, उस स्थिति में तो विशेष रूप से गोरा हमारे लिए एक आदर्श पुस्तक होनी चाहिए, आदर्श ग्रंथ होना चाहिए। आप में से जिन लोगों ने गोरा न पढ़ा हो, उनको बस इतना बता दूं कि गोरा जो कि नायक है टैगोर के उपन्यास का, वो सनातनी हिंदू व्यवस्था का कट्टर समर्थक है। अब जब मैं सनातनी हिंदू व्यवस्था कह रहा हूँ तो आप ये न समझें कि उसको बस किसी एक कोटि में बांधे दे रहा हूँ, क्योंकि गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। तो गोरा जिस सनातनी व्यवस्था का समर्थक है, वो गांधी वाली सनातनी व्यवस्था नहीं है। वो उस तरह की सनातनी व्यवस्था है जिसका कि घिनौना रूप आज हम देख रहे हैं। और उपन्यास के अंत तक आते आते, अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, गोरा समझ लेता है कि कितनी बड़ी गलती वो कर रहा था। तो गोरा से लेके अंत तक, और ये जो अंत की बात आचार्य जी ने की, अद्भुत डॉक्यूमेंट है, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन टैगोर का, छोटी सी 10-12 पेज। और जो मोह भंग होता है टैगोर का, वो बिल्कुल उजागर हो जाता है क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन में। तो सच बात यह है कि आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ में ये आता है कि इन दोनों ने जैसे भी एक दूसरे को देखा हो, सच ये है कि दोनों में से किसी में कोई आधारभूत असहमति नहीं थी। 28 अप्रैल 1933 की आधी रात को गांधी को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो आवाज़ थी कि तू उपवास कर। 8 से 29 मई तक गांधी ने ये 21 दिन का अनशन किया। अब इस पर आप गौर करें कि जब गांधी ने आमरण अनशन किया था तो 19 सितंबर को, आमरण अनशन 20 को शुरू हो रहा है, तो 19 की रात को उन्होंने टैगोर को एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, माय डियर गुरुदेव, आई एम एम्बार्किंग ऑन दिस
and if you deem it right, bless my fast. इससे पहले कि गांधी की चिट्ठी टैगोर को पहुंचे, टैगोर एक लंबा स्टेटमेंट गांधी के इस उपवास के पक्ष में दे चुके थे। वो इतना मार्मिक है टैगोर का जो संदेश है गांधी को, और उस संदेश में टैगोर कहते हैं कि ऐसे समय आते हैं जब आदमी को अपनी जान दांव पर लगा देनी चाहिए। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूँ कि अंग्रेज़ी सरकार आपका ख्याल रखेगी, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इस देश के लोग इस उपवास को इसकी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचने देंगे। मतलब ये कि आपकी जान चली जाए इस परिणति तक लोग नहीं पहुंचने देंगे, और होता भी वही है। टैगोर इससे ही संतुष्ट नहीं है कि टेलीग्राम भेज दें, वो खुद पूना पहुंच जाते हैं, और इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन टैगोर पूना पहुंचते हैं जेल, उसी दिन गांधी का उपवास टूटना है। गांधी एक चारपाई पर लेटे हुए हैं और टैगोर उनके सीने में सर रख के फपक के रोने लगते हैं। फिर जब अनशन टूटता है तो टैगोर अपना एक पद भी गा के सुनाते हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब आमरण अनशन गांधी कर रहे थे तो गांधी ने किस तरह से उसका समर्थन किया। अब जबकि गांधी ने ये 21 दिन का उपवास रखना तय किया, तो उन्होंने फिर टैगोर को चिट्ठी लिखी कि गुरुदेव, अगर आप सही समझें तो आशीर्वाद दें। गौर करिए कि आमरण अनशन का समर्थन किया है, 21 दिन के उपवास पर टैगोर की चिट्ठी जाती है कि मेरे सामने वो तथ्य नहीं हैं जिनके आधार पर आप ये उपवास करने जा रहे हैं, तो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि कोई निर्णय कर सकूं कि आपका ये उपवास सही है या सही नहीं है, और मैं अपना आशीर्वाद दूं या नहीं दूं। फिर वो कहते हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका जीवन अमूल्य है, आपकी हमें ज़रूरत है, और आपके अपने जीवन पर केवल आपका अपना अधिकार नहीं है। सीधी बात यह है कि टैगोर डज नॉट ब्लेस दिस 21 डे फास्ट। 29 मई को गांधी का अनशन उपवास समाप्त होता है। टैगोर बहुत रिलीव्ड हैं और एक संदेशा भेजते हैं। अब यहाँ तक स्थिति एक है कि आप देख सकते हैं कि टैगोर कह न रहे हों, लेकिन अंदर कहीं न कहीं बगैर कहे वो परेशान हैं पूना पैक्ट से। ये वो व्यक्ति है जो पूरे मन से, पूरे दिमाग से अंतर्राष्ट्रीय है। अगर सच्चा मानवतावाद आप देखना चाहें किसी के लेखन में, तो आपको टैगोर के लेखन में मिलेगा। क्या होता है कि यही टैगोर, जब उनको लगता है कि बंगाल के हितों का हनन हो रहा है, तो बंगाल के हितों की चिंता करते हैं और गांधी से पूछते भी नहीं हैं कि भाई आप भी तो मुझे बता दें, मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ये बताया गया है, लेकिन गांधी से वो बात भी नहीं करते। दूसरी बात है बिहार के भूकंप की।
ये बात आप सब लोग जानते हैं कि जब बिहार में भूकंप आया जनवरी 1934 में, तो गांधी ने ये कहा था कि ये भूकंप हमारे उस पाप की सज़ा है जो हम सदियों से अस्पृश्यता के रूप में करते रहे हैं। ये उस पाप की सज़ा है। और गांधी ने 22 जनवरी को तिन्नेवेली में थे दक्षिण में, और हरिजनों के लिए वो काम कर रहे थे उस समय, तो गांधी ने अपनी आम सभा शुरू ये कह के की कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी इन द सुपरस्टिशन, इफ सुपरस्टिशन इट इज, that this earthquake is a providential visitation upon us for our sin of untouchability. टैगोर ने जैसे ही ये बयान अखबारों में पढ़ा, एक बड़ा बयान लिखा और गांधी को भेजा, ये कहते हुए कि मैंने आपका ये बयान अखबार में पढ़ा है, अगर ये बयान सही है तो मैं ये बयान आपके खिलाफ जारी करने जा रहा हूँ। गांधी को जैसे ही टैगोर का बयान ये मिला, लंबा बयान, गांधी ने एक और अपना लंबा बयान जो हरिजन में छपा चुके थे टैगोर को भेजा और कहा कि आप इसको भी पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप अपना बयान जारी कर दीजिए। टैगोर ने गांधी का पूरा विस्तृत बयान पढ़ा और कहा कि नहीं, मैं अपना बयान दूंगा। तो गांधी ने अपने ही हरिजन में गांधी के उस बयान को छापा। चूँकि समय मेरे पास अब 2 या 3 मिनट का ही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि टैगोर ने गांधी की भर्त्सना की इस आधार पर कि उनका जो सारा बयान है वो अवैज्ञानिक है और तर्क के विरुद्ध जाता है। आप में से इतने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद ही कोई हो जिसको कि बिहार के भूकंप और गांधी के बयान का इल्म न हो, और बड़ी संभावना इस बात की है कि आप सब लोग वही समझते हो जो कि टैगोर समझते थे, और उतनी ही संभावना इस बात की भी है कि आप में से किसी ने गांधी के बयान को पूरा नहीं पढ़ा होगा। पहले टैगोर का बता दूं। टैगोर की पोजीशन ये है कि प्रकृति के नियमों से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, हमारे कुकर्मों से नहीं होती। और वो कहते हैं कि मैं ये मानने को नहीं तैयार हूँ कि आदमी के कुकर्म, आदमी की गलतियाँ कितनी भी गंभीर क्यों न हों, उनके कारण से प्राकृतिक आपदा संभव है। गांधी कहते हैं कि हमारे पूर्वज मानते रहे हैं और हम भी मानते हैं कि जब ऐसी कोई आपदा आती है तो हमें लगता है हमने कुछ गलत किया है। और फिर गांधी कहती हैं कि मेरा मानना ये है कि प्रोविडेंस, आप ईश्वर, प्रकृति, जो नाम देना चाहें, वो कैसे चलती है। वो कहते हैं कि मैं प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हम उन प्राकृतिक नियमों को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आप जिसको आपदा कहते हैं, आप आपदा कह के ये बात भूल जाते हैं कि आपदा एक तरीका है ये समझाने का अपने आप को, या अपने से छिपाने का एक तरीका है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। और गांधी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बात सही है, ये भी संभव है कि तमाम लोग कहें कि मैं जो
अस्पृश्यता का विरोध कर रहा हूँ, मेरे इस विरोध के पाप के कारण बिहार में भूकंप आया है, वो जो मानना चाहें वो ये भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे मानने में और उनके मानने में एक बुनियादी फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि मेरा ये मानना कि इस कारण से ये आपदा आई है, इसमें एक लाभ ये है कि हम नैतिक रूप से थोड़े अच्छे बनते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि मेरे इस मानने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। तो प्राकृतिक नियम अपनी जगह हैं, वो अटल रहेंगे, लेकिन हम जानते नहीं उन नियमों को। टैगोर की पोजीशन ये है, अब ज़रा बस ये बिल्कुल आखिरी बात, टैगोर न केवल ये कहते हैं कि कॉस्मिक रूल्स, नेचुरल रूल्स से ये सारी आपदाएं होती हैं और हमारे कुकर्म का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ये भी इसके बाद कहते हैं कि और ये तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो शक्ति, जो भी उसको नाम आप दें, वो शक्ति ऐसा कर सकती है कि असहाय लोग, न सिर्फ सवर्ण बल्कि दलित भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब मर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई ये किस तरह से ये अन्याय प्रकृति में कैसे हो सकता है। अब आप गौर करें कि जो आदमी साइंटिफिक पोजीशन ले रहा है, वो ये पोजीशन तो ले नहीं सकता है कि जो नियामक है वो ऐसा अनैतिक काम नहीं कर सकता। भाई ये तो एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है, ये साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट तो है नहीं कि पहले आप नेचुरल लॉज की बात करें और उसके बाद कहें कि ये एथिक्स उसमें ले आएं। तो आप इस पर गौर करें कि टैगोर इन दोनों मसलों पर एक बार भी ये नहीं महसूस करते हैं कि हो सकता है कि उनसे ही कोई गलती हुई हो। दलितों वाली गलती भी हम आज किए जा रहे हैं। गांधी ने कहा था कि हम दिल से निकालें, और दूसरी गलती तो हम इतनी ज़्यादा किए जा रहे हैं। टैगोर को ये बात समझ में आई हो या ना आई हो, विश्व युद्धों के बावजूद, लेकिन हम ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि आज हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो सारी की सारी आपदाएं न सही, लेकिन उन आपदाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कुकर्मों के कारण होता है। तो मैं केवल आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम इनकी विरासत की बात करें तो केवल मूल्यों, विचारों की बात ही न सोचें, ये भी देखें कि जब संकट आया या कोई नैरो कंसिडरेशंस उठे तो हमारा व्यवहार क्या होता है। ये बात बड़ी इज्जत के साथ में टैगोर के प्रति मेरे मन में किसी भी तरह के कोई, मैं केवल एक विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने खुद अभी इसका उस तरह अध्ययन नहीं किया है जिस तरह से मैं करना चाहूँगा, लेकिन जितना भी मैं अब तक समझ पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, मुझे लगता है कि ज़रूरत है थोड़ा संशय और संदेह से टैगोर के व्यवहार को देखने की। और वो फिर आखिर बिल्कुल दोहरा रहा हूँ कि जब हम ऐसी स्थिति में आएँ तो थोड़े आत्मसजग होने की चेष्टा करें। धन्यवाद।